इस स्टोरी के स्टार्ट में हमें यहाँ पास एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट होती है। उसका नेम जेनी होता है। जेनी के सामने पर तो यहाँ पे युआन बैठा हुआ होता है। युआन जो कि एक प्ले बॉय है और एक रिच फैमिली की बिगड़ी हुई औलाद जिसे सिर्फ पैसे खर्च करना पसंद है, ड्रिंक करना पसंद है, लेकिन कुछ काम करना नहीं। तभी जेनी सामने से कहती है कि फादर। यहाँ पे तो युआन बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने अभी मुझे क्या कहा। जेनी कहती है कि ऑफ कोर्स फादर ही का है। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। फिर जेनी कहती है कि मेरा नेम जेनी है और मैं आपकी लीगली डॉटर हूँ। युआन कहता है कि तुम क्या ही मजाक कर रही हो, मैं बस अभी 26 इयर्स का ही हूँ और मैं अनमैरिड हूँ, तो मेरी इतनी बड़ी बेटी कहाँ से आ गई। युआन तो ये सब कुछ मजाक ही समझ रहा होता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम इस तरह का जोक मारो तो थोड़ा अच्छा बहाना देख कर आना, धोखा देने के लिए। जेनी कहती है ग्रैंडपा ने मुझे तुम्हें घर लाने के लिए भेजा है, आप कल कंपनी काम करने के लिए जाने वाले हो। तभी युआन का फ्रेंड जंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे कहने पर घर चला जाएगा। जंग कहता है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम प्ले बॉय यंग मास्टर युआन को काम पर भेजना चाहती हो, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और जेनी से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि दुनिया यहाँ से वहाँ हो सकती है, लेकिन युआन कभी काम में नहीं जाएगा। युआन के साइड पर तो एक लड़की बैठी हुई होती है। वो लड़की कहती है कि यंग मास्टर क्या आप सचमुच काम पर जाने वाले हो। यहाँ पे युआन कहता है कि इस लड़की को गलतफहमी हो गई है और ये लड़की मुझे लगता है कि पागल है। बाय द वे आप लोग इसे छोड़ो, आज हम लोग इतनी ज्यादा ड्रिंक करेंगे जब तक हम यहाँ पे गिर तक नहीं जाते, तब तक हम ड्रिंक करते जाएंगे। जेनी तो यहाँ पे युआन को घूरे जा रही होती है। युआन कहता है कि क्या तुमने कभी भी किसी लड़के को नहीं देखा जो किसी लड़की को पटा रहा हो, तुम तो खुद ही बुड्ढे जैसा दिख रहे हो और तुम्हारी ये हरकतें 100 साल पुरानी वाली हैं। 100 साल पुराने अंकल भी बिल्कुल चिकनी चुपड़ी इसी तरह बातें करते होंगे। और उसके फेस को घूरते हुए कहती है तुम्हारी आईज के नीचे डार्क सर्कल है और तुम एक बिगड़े हुए लड़के हो, वैसे बोल रही होती है। तभी युआन कहता है तुम छोटी हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ, और बिल्कुल एटीट्यूड दिखाते हुए कहते हैं कि मेरे लिए बस एक इशारा ही काफी है, मेरे पीछे लड़कियां आगे पीछे घूमती रहती हैं। तभी यहाँ पे वो बंदी कहती है हाँ सचमुच मैं भी यंग मास्टर से बहुत ज्यादा ही प्यार करती हूँ। जेनी यहाँ पे उस लड़के से कहती है कि आप थोड़ा सा इधर आना, मुझे आपको कुछ बताना है। वो लड़की तो जेनी के पास जाती है। जेनी उसके कुछ कान में बोलती है। ये लड़की तो बिल्कुल से शॉक हो जाती है और यहाँ पे युआन के ऊपर ड्रिंक फेंक कर वहाँ पे गुस्से से चली जाती है। युआन कहता है कि तुमने आखिरकार उसे ऐसा क्या बोल दिया जो मेरे साथ इस तरह बदतमीजी करके चली गई। जेनी कहती है कि तुम्हें उससे क्या, और इतना कहकर तो उसका कॉलर पकड़ के घसीटते हुए ले जा रही होती है और कहती है कि हमें घर जाना है। फिर यहाँ पे लोग कार पे बैठे हुए होते हैं। युआन तभी भी जेनी से पूछ रहा होता है कि तुमने अभी उसे क्या कहा था। जेनी कहती है कि कुछ नहीं, बस मैंने उसे यही कह दिया था कि तुम किसी काम के नहीं हो और मुझे गोद लिया गया है। युआन तो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि इतनी छोटी सी लड़की इस तरह कैसे बोल सकती है। कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। और यहाँ पास तो युआन अब कहे भी तो क्या कहे। तभी फिर युआन कहता है कि लगता है कि हमारी कार का टायर पंचर हो गया है, तुम जरा देखना। जैसे वो देखने जाती है यहाँ पे तो युआन कार को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लग गया था, लेकिन उसकी कार तो स्टार्ट ही नहीं होती। जैसे वो पीछे देखता है जहाँ पर जेनी ने तो कार को पकड़ा हुआ था और कार से धुआं भी निकल रहा होता है। युआन तो देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी जेनी गेट के पास आ गई होती है। युआन ने तो यहाँ पे डोर को लॉक ही कर रखा हुआ था। तब युआन कहता है कि मेरी कार बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस डोर को कोई नहीं खोल सकता सिवाय स्पेशलिस्ट को, इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ता है। यहाँ पे तो जेनी एक झटके में उसके कार का डोर खोल देती है। युआन फिर से शॉक हो जाता है कि कितनी ज्यादा पावरफुल है। युआन मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे आ सकती है, मुझे लगता है कि तुम एक राक्षस हो। जेनी को भी अब गुस्सा आ रहा होता है। जेनी गुस्से में कहती है कि तुम्हारा बकवास हो गया हो तो क्या हम घर चले, या फिर तुम्हें अभी ही इसी वक्त तुम्हें मैं अपने अच्छे तरीके से पावर दिखाऊं, तुम्हारी बैंड बजाऊं। फिर बाद में युआन मुंह बनाते हुए घर पे आ गया होता है। मेड्स तो आपस में बात करने लगी होती है कि ये 66वीं बार है जब यंग मास्टर को सुधारने के लिए किसी लड़की को हायर किया गया हो। क्या लगता है कि यंग मास्टर सुधर पाएंगे? यंग मास्टर तो बहुत ज्यादा ही बिगड़े हुए हैं। नहीं तो यहाँ पे युआन को रीड करने के लिए बुक्स लेकर आती है और कहती कि पढ़ो इसे। तभी युआन कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम 10 मिनट्स के अंदर ही रोते हुए मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाओगी। और जेनी से कहता है कि जहाँ से आई हो वहीं वापस लौट जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। यही तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। इस तरह से धमका रहा होता है। जेनी तो यहाँ पे उसके सवालों का कोई आंसर नहीं देती। यहाँ पे तो युआन कुछ गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इसे सबक सिखाओ। यहाँ पे वो गार्ड्स तो उसे डंडे से डराने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन जेनी तो यहाँ पे उनके सामने ही उस डंडे को अपने हाथ से तोड़ देती है। यहाँ पे तो गार्ड्स डर जाते हैं और उनसे भी ज्यादा तो युआन डर गया होता है। युआन कहता है कि हद जबरदस्ती है, मैं अभी इंस्पेक्टर को बुलाता हूँ, वो तुम्हें घसीटते हुए यहाँ से ले जाएंगे। जेनी कहती है कि तुम्हारे फादर ने मुझे अडॉप्ट किया है, जिस वजह से अब मैं तुम्हारी लीगल डॉटर हूँ, तो तुम ये बेवकूफी मत करो, तुम ये फंसोगे। युआन कहता है कि मैंने ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तुम्हें अडॉप्ट नहीं किया है, मैंने साइन ही नहीं किए होंगे। जैसे वो देखते यहाँ पे तो उसके पेपर्स पे उसी के साइन होते हैं। युआन कहता है कि मैं एक मजदूर जैसे काम करने से अच्छा ऊपर जाना पसंद करूंगा।
अब तो गार्ड्स को पता चल जाता है कि लड़की सच बोल रही है। इस वजह से गार्ड्स भी नील डाउन होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम जेनी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, हमें सबूत मिल चुके हैं। यहाँ पे युआन कहता है कि तुम लोग सब बेकार हो, चले जाओ यहाँ से। अब युआन जेनी को परेशान करने के लिए, यहाँ से भगाने के लिए बहुत कुछ करने वाला होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जेनी आराम से सो रही होती है। तभी यहाँ पे मेड्स तो उसके रूम में चूहे भेज देती हैं, जिस वजह से आवाज से जेनी उठ जाती है। और बाहर पर तो मेड्स बातें कर रही होती है। जो भी हो, है तो एक छोटी सी बच्ची ही, चूहों से तो डरती ही होगी। ये लोग ऐसे बातें कर रही होती हैं, चूहे से तो जरूर डरती होगी। तभी पीछे से यहाँ पे जेनी तो अपने हाथ पे ही उस चूहे को लिए आती है और कहती है कि क्या आपको लगता है कि मैं इस चूहे से डरूंगी? जेनी कहती है वैसे तो मैंने बहुत सारे पालतू जानवरों को बचपन से ही पाला है, लेकिन मेरे पास एक प्यारा सांप के लिए गिफ्ट हो। क्या आपने मुझे एक गिफ्ट दिए है तो मैं भी आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। यहाँ पास तो एक सांप को ही निकाल लेती है। यहाँ पे तो जेनी बहुत ज्यादा ब्रेव गर्ल है। और यहाँ पे सांप वगैरह को देकर उन दोनों को उसी रूम में लॉक कर देती है और कहती है कि हल्ला मत करो। वो मेड्स तो खुद ही डर के बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे जेनी कहती है चुप रहो, पड़ोसियों को परेशान न करना। और कहती है जेनी को हराना इतना आसान नहीं, और मैं किसी से डर जाऊं इतना जल्दी हो नहीं सकता। और जेनी मन में सोचती है मुझे डराना आसान नहीं। बाद में तो सारी की सारी मेट्स यहाँ पे जेनी से माफी मांग रही होती है और कहती है कि हम आपसे दोबारा पंगा नहीं लेंगे, प्लीज आप हमारे समय इस तरह परेशान मत करना और ना ही आपको उकसाएंगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और जेनी से यहाँ पे माफी मांग रहे होते हैं। जेनी कहती है क्या युआन ने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था? यहाँ पे जेनी कहती है मुझे पहले से ही पता था, ये सब कुछ उसी का किया धरा है। यंग मास्टर बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। फिर कहती है कि यंग मास्टर के कमरे से सारे के सारे उनके खिलौने वगैरह ले आओ और उसकी जगह बुक्स वगैरह रख देना, अच्छी अच्छी बुक। मेड कहती है यंग मास्टर तो बिल्कुल पगला ही जाएगा। फिर बाद में वो कहती है ठीक है, हम आपकी सारी बातें मानेंगे। बाद में तो यहाँ पे खिलौने की जगह पर सब कुछ बुक वगैरह रख गई होती है। तो चिल्ला रहा होता है और कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे खिलौने मेरी जिंदगी है, मैं इसके बिना तो ऊपर ही पहुंच जाऊंगा। जेनी कहती है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी बुक्स वगैरह रखवा दी हैं, आज रात तक तो मुझे पढ़कर कंप्लीट कर लेना क्योंकि कल हमें ऑफिस जाना है। युआन तो यहाँ पर मुंह बनाते हुए कहता है कि मैं बुक्स पढ़ने से ज्यादा अच्छा ऊपर जाना पसंद करूंगा। जेनी गुस्से में कहती है नालायक कहीं के, तुम कंपनी की इमेज बर्बाद कर रहे हो और खुद की भी। जेनी गुस्से में कहती है कि और अपने बाल वगैरह भी कटवा लेना, कोई अच्छे इंसान जैसे बाल कटाओ, कबूतर जैसे नहीं। युआन कहते हैं कि स्टाइल है, तुम क्या जानोगे स्टाइल के बारे में? यहाँ पास तो युआन साफ साफ मना कर देता है कि मैं अपने बाल नहीं कटाने वाला। यहाँ पर जेनी वहां चली जाती है। युआन को लगता है कि वो डर गई है। तो बाद में जेनी यहाँ पे आती है और यहाँ पास तो उसने बहुत बड़ी सीजर ले रखी होती है। तो युआन तो सीजर को देखकर ही बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। यहाँ पे जेनी ने तो उसे हटा दिया होता है और उसके सारे बाल काट डालती है। बाद में तुम्हें दिखाया जाता है जहाँ पे युआन तो मिरर को देख देकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है, बिल्कुल लड़कियों के जैसे बाल कटने की वजह से। और कहते हैं कि मेरे सारे के सारे बाल इन लोगों ने काट डाले। यहाँ पे जेनी कहती है और ये हाथ पे टैटू कैसा है? युआन कहता है कि मुझे असली टैटू बनवाने से डर लगता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है और मैं पेन तो सह नहीं सकता। जेनी कहती है कि डरपोक कायर कहीं के। जेनी कहती है कि मैं तुम्हें 3 नियम दे रही हूँ, अगर तुमने उसे फॉलो नहीं किया तो मैं तुम्हारी बैंड बचा दूंगी। कहती है कि पहली बात यह है कि तुम्हें सुबह 8 बजे उठना है और कंपनी जाने के लिए अच्छी तरीके से रेडी हो जाना है। दूसरा, तुम लोगों के साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करोगे, उन्हें नीचा बिल्कुल नहीं दिखाओगे और कंपनी की इमेज बिल्कुल बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तीसरा, और तुम्हारा जैसे ही ऑफिस का वर्क कंप्लीट होता है तुम सीधे घर आ जाओगे और कोई अय्यासी वगैरह कहीं करने भी नहीं जाओगे, सीधे घर पे तुम मुझे मिलने चाहिए, समझ गए? और उसे सीधर दिखाते हुए डराते हुए कहती है क्या तुम समझ गए? यहाँ पे युआन भी सीधर को देख के डर जाता है और कहता है कि हाँ मुझे सारा कुछ समझ में आ गया। यहाँ पे जेनी कहती है अब चुपचाप सो जाओ। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। यहाँ पे तो युआन अपने बाल को देखते हुए रो रहा होता है और कहता है कि मेरी जिंदगी झंड होने वाली है लगता है। बाद में तो युआन अपनी स्लीपर उठाकर चुपचाप कमरे से निकलकर भाग रहा होता है और कहता है कि मेरे से काम वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं होता, काम करना मेरे लिए तो मरने बराबर है। उस ऑफिस में जाने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। ये बदमाश लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई है और वो जरूर अभी सो रही होगी। मैं यहाँ से जल्दी गायब हो जाता हूँ, ये मेरे लिए अच्छा टाइम है। जैसे यहाँ पे वो डोर को ओपन करता है, सामने पर तो जेनी खड़ी हुई होती है। जेनी को देखकर तो वो डर गया होता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जेनी तो उसे घूरते हुए कहती है तुम कहीं जा रहे थे? यहाँ पे युआन तो डर जाता है और कहता है कि नहीं तो मैं तो घर पर बस सोने जा रहा था। अंदर आके युआन कहता है कि देखता हूँ मैं भी कि कौन टिकता है, मैं अभी नाइट क्लब का प्रिंस हूँ तो मैं भी देखता हूँ कौन हारता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे यहाँ पे युआन डोर को ओपन करता है, यहाँ पास तो जेनी खड़ी हुई होती है। यहाँ पे युआन कहता है क्या तुम पूरी रात यहीं पे खड़ी रह गई? जेनी कहती है मैं तो खड़े खड़े आँख खोलकर सो रही थी, खड़ी खड़ी आँख खोलकर सोना मैं बचपन में ही सीख गई थी, वैसे बोल रही होती है। फिर बाद में जैसे वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे, यहाँ पे युआन कहता है नखरे करते हुए कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं खाने वाला, वैसे बोल रहा होता है। तभी यहाँ पे जेनी कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए बना कर लाती हूँ। वो बेचारी खाना उसके लिए बना रही होती है, उसके हाथ पे तो चोट भी लग जाती है। तभी जेनी को पता चलता है कि युआन तो वहाँ से भाग ही गया है।
यहाँ पे जेनी भी उसे ढूंढने के लिए वहां से निकलती है। तो फिर साइड हमें यहाँ पे युआन को दिखाया जाता है। युआन जो कि इस वक्त अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच गया होता है। उसके फ्रेंड्स उसे पूछते हैं तुमने अपने बाल क्यों कटा लिए? तुम्हें तुम्हारे बाल तो बहुत प्यारे थे ना, तुम तो अपने बाल किसी को टच भी नहीं करने देते थे। युआन कहता है कि वो स्टाइल बहुत पुरानी हो गई थी, इस वजह से मैंने अपने से कटा लिया। वो तो अपनी बुराई बिल्कुल भी नहीं बताता और अपनी वाहवाही बता रहा होता है। एक बंदा कहता है तुम्हारे लिए तो एक लड़की को ढूंढा गया था ना जो तुम्हें सुधारेगी, जो कि वो लड़की तो बहुत ज्यादा इश्क थी, उसे तुम्हें तुम्हारे काबू में भी कर लिया था ना। युआन कहता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे काबू में कर ले। यहाँ पे तो वो अपनी बढ़ाई बता रहा होता है, कुछ जैसे को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी पीछे यहाँ पे जेनी भी आ गई होती है। जेनी उसकी सारी बातें सुन रही होती है। युआन ने तो उसे नहीं देखा हुआ होता है। युआन कहता है कि वो तो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लग गई थी कि मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। फिर मैंने भी उसे जाने दिया। युआन के फ्रेंड उसे पीछे देखने का इशारा करते हैं। जैसे वो पीछे देखता है उससे पहले यहाँ पे जेनी तो उसके सर पे एक पेन धर देती है। युआन कहता है कि मेरा इलाका है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे को पेन से मेरे सर को फोड़ दिया। और तुम ही कहती हो ना कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम्हारे फादर के व्यवसाय में कौन ही दखल देता है। जेनी को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी यहाँ पे जैंग तो उसके लिए मिल्क लेकर आता है और कहता है कि बेटा तुम इसे पी लो, इतना गुस्सा नहीं करते। यहाँ पे तो जेनी उस कांच के गिलास को ही तोड़ देती है। जंग से जेनी कहती है कि फादर को डेट पे ले जाने के लिए तुमने ही पूछा था ना, तुमने उन्हें कॉल किया था ना। जंग कहते है कि नहीं, तो मैं बिल्कुल बिगड़ा नहीं हूँ, मैं एक अच्छा नागरिक हूँ और तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं एक छोटी सी लड़की होकर भी तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा समझदारी है, और ये इतना बड़ा होकर भी इतना बेवकूफ है, इतनी बुरी बुरी हरकतें करता है और एक बिगड़ा हुआ है। ये सचमुच बहुत ज्यादा शर्मनाक है। यहाँ पास तो वो अपने फ्रेंड की बुराई करने लग गया होता है। यहाँ पे युआन तो उसे इशारा करते हुए घूर रहा होता है बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पे तभी वो बंदे तो यहाँ पर युआन के पैरों को पकड़ लेते और कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज आप काम पर चले जाइए। यानी कहते हैं कि मेरे साथ गेम खेलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम जीत गए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अगर तुम हार गए तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूंगी, और तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी और तुम काम पर भी जाओगे। युआन कहता है कि ठीक है, फिर अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीतता हूँ तो दोबारा तुम मेरे साथ काम के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं करोगी और मेरी मैटर में भी इन्वॉल्व नहीं होगी। फिर यहाँ पास वो लोग पूल गेम खेल रहे होते हैं। यहाँ पर तो जेनी युआन को बहुत बुरी तरीके से हराती है, लेकिन यहाँ पे युआन ने तो चीटिंग कर ली हुई होती है, जिस वजह से यहाँ पे जेनी हार जाती है। यहाँ पे तो युआन के फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि बहुत हो गया और कहते हैं कि तुम्हें ऑफिस जाना होगा। युआन कहता है कि मैं नहीं जाने वाला। तभी यहाँ पे तो फादर दो ऑफिसर्स को बुला लेते हैं और यहाँ पर जेनी को भिजवा दिए हुए होते हैं और युआन को बताते हैं कि मैंने इसे बच्चों के सुधार वाले जेल में भेज दिया है, जहाँ पर इस लड़की को कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसका फ्यूचर तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। युआन कहता है कि यही डिजर्व करती थी। तभी फादर बताते हैं इस लड़की को तो बेचारी को खाना भी नहीं मिलेगा, ये सूखी रोटियां खाएगी। और वहाँ पे कितने बड़े बड़े चूहे होते हैं, पैरों पर बाइट वगैरह भी कर लेते हैं और वहाँ पास तो उसे पीटा और धमकाया भी जाएगा। और उस बेचारी लड़की ने ऑर्फनेज में रहते हुए बचपन से ही बहुत ज्यादा कष्ट सहा है। तुम कितने ज्यादा सेल्फिश हो। वो तो बेचारी आंख खोलकर सोती थी। तभी युआन याद करता है कि वो बोल रही होती है कि उसकी आंख खोलकर वो सोया करती थी और मेट्स भी उसके हाथ पे जब चोट लग गई थी तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। ये सब सुनकर तो युआन को बुरा लगता है और फिर वो जेनी को रोकने के लिए जाता है और कहता है कि ऑफिसर्स जेनी को रोक दो, उसे कहीं नहीं ले जाओ। जेनी कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? युआन कहता है ठीक है, मैं काम पर जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज तुम लोग इसे मत ले जाओ। यहाँ पे तो ऑफिसर्स नहीं मानते और जेनी को ले जाने लगे होते हैं। युआन उसे रोकने के लिए फाइट करता है। तब यहाँ पे ऑफिसर्स उसे पीटने लगे होते हैं और युआन से कहते हैं कि ये तुम्हारी लगती क्या है? युआन कहता है कि मैं उसका फादर हूँ। जेनी कहती है कि फादर? वहाँ पे युआन के फादर आ गए होते हैं। फादर कहते हैं, क्लैपिंग करते हुए आ रहे होते हैं और कहते हैं कि ऑफिसर से कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा नाटक किया और तुम्हें मैं इसकी पूरी पेमेंट दे दूंगा। युआन शॉक होते हुए कहता है कि एक्टिंग, इसका मतलब ये सब कुछ आप लोग एक्टिंग कर रहे थे। और कहता है कि आप लोग तो सचमुच इमोशनल ब्लैकमेल करते हो और मेरे साथ धोखा हुआ है। जेनी कहती है फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की? युआन कहता है उसको एक चीज को हिलाते हुए कि तुम अभी भी एक छोटी सी बच्ची हो, मैं तुम्हें धमकाते हुए नहीं देख सकता। नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पे युआन तो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल चमकदार पार्टी वाले जैसे कपड़े पहन के आ गया होता है। जेनी कहती है तुम ये चमकते हुए बल्ब बन के क्यों आ गए हो? कहते कि मैं हैंडसम तो लग ही रहूंगा, मैं ऐसे ही कपड़े पहन के डांस वगैरह भी किया करता था, तो मैंने सोचा कि ऑफिस में भी यही पहन के चला जाता हूँ। जेनी कहती है तुम इस तरह बन के आए ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो उसकी बात नहीं मान रहा होता और कहता है कि मुझे स्टाइलिश देखना पसंद है। यहाँ पे जेनी तो एक डंडा निकाल लेती है। युआन कहता है कि स्टाइलिश से भी थोड़ा सा हम ऐसे नॉर्मल कपड़े भी पहन सकते हैं। फिर यहाँ पे वो चेंज करने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट दिन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पास युआन ने तो ऑफिस वाले कपड़े पहने हुए होते हैं। सामने पर तो उसका कजन ब्रदर होता है। यहाँ पास उसका ब्रदर कहता है कि आज सूरज कहाँ से निकला है जो तुम्हारे दर्शन हो गए? मैंने सुना था कि तुम अपनी नाइट क्लब वाली लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो, तो तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? वहीं पे जाके रहो ना। यहाँ पे युआन जेनी कहती है युआन के कान में कि ये कौन है?
यहाँ पे युआन बताता है कि मेरा कजन ब्रदर है, ये बचपन से ही मुझे चिढ़ाता आ रहा है। कजन ब्रदर मोंग जो कहता है कि तुम्हें सुधारने के लिए एक छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट किया अंकल ने। वाह। फिर कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना भूल गया था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। यहाँ पे तो उसे एक कैंडी दे रहा होता है। जेनी तो यहाँ पे उस कैंडी से उसे एक स्लैब जड़ देती है और कहती है कि कैसे लगा मेरा भी गिफ्ट। होप है अंकल कि आपको एक गिफ्ट पसंद आया होगा। जेनी कहती है कि दोबारा हमारे काम में बिल्कुल भी इंटरफियर मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। युआन कहता है कि इस भोगते हुए कुत्ते पर ध्यान मत दो। मोंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता कहने की। जेनी कहती है तुम एक कुत्ता ही तो हो, बेवजह यहाँ पे आकर भूख रहे हो, तुमसे किसी ने एडवाइस मांगा है क्या? कहते हुए रास्ते से हट जाओ। यहाँ पे दोनों ही मोंग की बेइज्जती करके वहाँ से चलते बनते हैं। युआन तो यहाँ पे कैबिन के पास आ गया होता है। युआन तो यहाँ पे डोर खोलने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे तो डोर खुल नहीं रहा होता है। तभी जेनी तो उसे साइड करने को कहती है। जेनी कहती है कि साइड हटो, और यहाँ पे एक किक करके ही उस डोर को ओपन कर देती है। पीछे खड़ा बंदा कहता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और बहुत ज्यादा ब्रेव भी लग रही है। तभी युआन तो अंदर देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ये मेरे काम करने की प्लेस है? तो बंदा कहता है कि अभी आपको बिल्कुल नीचे से शुरुआत करनी चाहिए, इस वजह से मैं आपको भी सीईओ नहीं बना रहा हूँ, बल्कि ये से आपको शुरुआत करवा रहा हूँ। दो साइड में कजन ब्रदर और उसके फादर का प्लान बताया जा रहा होता है, जहाँ पे ये बंदा कोई और नहीं बल्कि कजन ब्रदर का फादर होता है। यहाँ पे मोंग का फादर कहता है कि मैं उसे भी बिल्कुल सीईओ नहीं बना रहा हूँ, बस उसे मैं भी काम पे नीचे से करूंगा और तुम उसे बहुत ज्यादा परेशान करना, इस तरह वो परेशानी हो जाएगा और देर सवेर हमारी ही जीत होगी। युआन कहता है कि मैं इस तरह के कूड़े घर पे काम नहीं कर सकता। जेनी कहती है तुम्हें यहीं पे काम करना होगा, अभी तुम उच्च पद के लिए योग्य नहीं हो, तुम्हें पहले कैपेबल होना होगा, फिर तुम काम करोगे। बाद में युआन तो वर्क कर रहा होता है। तभी वहाँ पास मोंग आ जाता है और कहता है कि तुम काम करने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, मुझे पता है कि तुम बोर ही हो जाओगे। जेनी कहती है काम के बीच बिल्कुल भी दखल मत दो। यहाँ पे उसे डरा धमका देती है और यहाँ पे तो मोंग भाग जाता है। यहाँ पे युआन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? जेनी कहती है बस ऐसे ही, मन किया तो कर रही हूँ। बाद में तो युआन उसे बिल्कुल पकाया जा रहा होता है और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरी डॉटर बनना चाहती हो, मेरी डॉटर बनना हर किसी का सपना है। यहाँ पे वो उसको अपनी पढ़ाई करते हुए ऐसे बोल रहा होता है। जेनी को तो बेचारे का सर ही दुखने लग गया होता है और वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, कह कर तो वो वहाँ से चली जाती है। बाद में युआन जब बाहर आता है तभी वो अपने फादर और जेनी की बातें सुनता है। यहाँ पे फादर कहते हैं कि तुम मिस्टर युआन को एक कैपेबल इंसान बना दोगी, जैसे ही वो एक कैपेबल बन जाएगा और उसे की सीईओ की कंपनी उसे मिल जाएगी और वो अपनी कंपनी का सीईओ बन जाएगा, तब मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम की कंपनी तुम्हें सौंप दूंगा। युआन ने तो सारी बातें सुन ली हुई होती है और कहता है अच्छा इसी डील के लिए तुम मेरे साथ रह रही हो। बाद में तो यहाँ पे युआन बहुत फोकसली काम कर रहा होता है। फिर यहाँ पे लोग प्लान भी बनाते हैं उस मॉन्ग को सबक सिखाने के लिए। बाद में तो यहाँ पे जेनी कहती है कि अंदर से फादर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे ऑफिस के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट अंदर जाते हैं, यहाँ पास तो मॉन्ग ने अपनी आइज को ब्लाइंड फोल्ड कर रखा होता है। यहाँ पास तो वो एक क्लाइंट को पकड़ कर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कितने प्यारे हो, स्वीट हार्ट करके ऐसे बोल रहा होता है और यहाँ पे उसने अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती करा रखी होती है। यहाँ पास वो क्लाइंट कहते हैं युआन और ये मॉन्ग दोनों ही प्ले बॉय हैं, दोनों ही कैपेबल नहीं है। आई थिंक ये बहुत बड़ी गलतफहमी, हमें मॉन्ग को ये प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए। मॉन्ग के फादर तो यहाँ पे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पास तो वो क्लाइंट गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे मॉन्ग कहता है प्लीज फादर माफ कर, तो गलती हो गई। यहाँ पे तो फादर भी बहुत गुस्से में होते हैं और यहाँ पे मॉन्ग को एक स्लैप चढ़ देते हैं और कहते हैं कि चल जा, निकल जा यहाँ से। मॉन्ग कहता है ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर तो वो जेनी और युआन के पास आ रहा होता है। युआन तो उसे किक कर देता है। फादर कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? युआन कहता है कि मैं इस कंपनी का सीईओ नहीं बनना चाहता और ना ही एक अच्छा प्ले बॉय बनना चाहता हूँ, मैं बस इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स लेना चाहता हूँ। यहाँ पे फादर कहते हैं फादर के पास भी कुछ भी ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से वो मान जाते हैं। युआन तो मॉन्ग के फादर को चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर मैं इस डील को हासिल कर लेता हूँ, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कर लेता हूँ, तो मुझे इस कंपनी का मैनेजर बनना है। यहाँ पे तो मॉन्ग के फादर भी चैलेंज कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम हार जाते हो तो फिर तुम चुपचाप घर चले जाओगे। युआन भी मान जाता है, अगर वो वहाँ से चला गया होता है। युआन के जाते ही मॉन्ग के फादर मॉन्ग से कहते हैं कि ये जो लड़का गया है, युआन तो बिल्कुल पार्टी वाला है, प्ले बॉय टाइप का है, वो तो बिगड़ सकता है, लेकिन जो उसके साथ लड़की है वो बिल्कुल भी सीधी साधी नहीं है और उसे बातचीत करना बहुत मुश्किल है, तो तुम्हें दिमाग से काम लेना होगा। बाद में यहाँ पास वो अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जेनी भी सब कुछ देख रही होती है। यहाँ पे युआन तो बहुत मुश्किल से कोशिश कर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेता है और जेनी भी सब कुछ देख रही होती है। यहाँ पास फिर बाद में जैसे ही वो मीटिंग में पहुंचता है, तब यहाँ पे मॉन्ग कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाओगे। मॉन्ग कहता है ये मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने प्रोजेक्ट बना लिया है,
तुम जैसे आलसी इंसान से मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तभी युआन यहाँ पे प्रोजेक्ट को खोल के देखने लगता है। यहाँ पे तो प्रोजेक्ट गायब हो चुका होता है, किसी ने उस प्रोजेक्ट को डिलीट कर रखा था। यहाँ पे युआन कहते लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तभी वहाँ पे क्लाइंट बैठे हुए थे। यहाँ पे वो बंदे कहते हैं कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुई है, बल्कि तुमने तो प्रोजेक्ट को ही ठीक नहीं किया होगा, तुमने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं होगा। वैसे उसके खिलाफ बोल रहे होते हैं, बुराई कर रहे होते हैं। जेनी कहती है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल भी पैनिक मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी और मैं इसका बैकअप कर सकती हूँ। मैंने एक चेक पर ही बस उसका बैकअप रख लिया था और मैं घर पर भूल आई हूँ, मैं लेकर आती हूँ। यहाँ पर इतना कहकर तो जेनी वहाँ से चली जाती है। युआन भी यहाँ पे उसका वेट करने लग गया होता है। दूसरी साइड जब जेनी वो चिप लेकर आ ही रही होती है यहाँ पास, तो मॉम के फादर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी मॉम की प्रॉपर्टी तो चाहिए ही होगी ना, अगर तुम उस युआन को ये चिप नहीं देती हो तो मैं तुम्हारी मॉम की प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारी मॉम की तुम्हें कंपनी दे दूंगा, प्लीज तुम उसे ये चिप मत दो। यहाँ पे जेनी कहती है ठीक है। तो जरा में युआन का दिखाया जाता है जो कि जेनी के आने का वेट कर रहा होता है। यहाँ पे 10 मिनट्स तो कंप्लीट ही हो गए होते हैं और यहाँ पे सभी लोग युआन को ताने मारने लगे होते हैं कि एक बच्ची भी इसे छोड़कर चली गई, वो भी इसका साथ नहीं दी, इस जैसे प्ले बॉय का कौन ही साथ देगा। वो ऐसे बुरा भला बोल रहे होते हैं, लेकिन युआन को जेनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट था। यहाँ पे युआन कहता है कि वो जल्दी यहाँ पे आ जाएगी, फिर तुम लोगों के मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ेगा ना कि तुम लोग देख नहीं पाओगे। तभी वहाँ पास तो मॉम के फादर आ जाते हैं। मॉम के फादर कहते हैं कि जेनी ने तो ट्रांसफर अपना ले लिया है, वो अपने ट्रांसफर एग्रीमेंट दिया था और वो वहाँ से चली गई उसकी मॉम की कंपनी को लेकर। यहाँ पे तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, अपनी मॉम की कंपनी और प्रॉफिट को छोड़कर वो तुम्हारा साथ क्यों ही देगी। तभी यहाँ पास सभी लोग तो युआन को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम कंपनी से इस्तीफा दे दो, तुम ये कंपनी डिजर्व भी नहीं करते, तुम एक निकम में बिगड़ी हुई औलाद हो। उसे ऐसे बुरा भला बोल रहे होते हैं, उसे सुना रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जेनी आ जाती है और कहती है कि मेरे फादर बुरे नहीं है। तभी युआन कहता है कि तुम वापस क्यों आए, तुम्हें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था ना, तुम्हें तो चले जाना चाहिए था। जेनी कहती है कि आपने पूरी रात जगकर इस प्रोजेक्ट को रेडी किया है सिर्फ इसलिए कि तुम अंत में हार मान लो, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो। और यहाँ पे वो उसे प्रोजेक्ट फाइल वगैरह सब कुछ दे देती है। युआन भी अपनी प्रेजेंटेशन दे देता है और यहाँ पे उसका प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुली हो जाता है। मॉम के फादर कहते हैं कि क्या तुम अपनी मॉम का साथ नहीं चाहती। जेनी कहती है कि मैं ये तुम्हारे बिना अपने दम पर भी प्राप्त कर सकती हूँ, मुझे तुम जैसे बेकार लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। युआन का प्रोजेक्ट भी पूरे क्लाइंट को बहुत ज्यादा पसंद आता है और यहाँ पे सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रेडी किया है। तब जो कि युआन ने शर्त को जीत लिया होता है, यहाँ पर ना चाहते हुए भी मॉम के फादर को उसे मैनेजर बनाना पड़ता है। तो जेनी अपनी मॉम की कंपनी लेने के लिए आई हुई होती है। यहाँ पास तो उसके अंकल आंट उसकी मॉम की कंपनी को हड़पना चाहते थे और कहते हैं कि तुम तो अभी नाबालिग हो, तुम्हारी तो एज भी नहीं हुई है, तो तुम अपनी मॉम की कंपनी बिल्कुल भी नहीं ले सकती। जेनी कहती है कि आप लोगों को मेरी मॉम की कंपनी का हड़पने का बहुत ज्यादा शौक है ना। यहाँ पास तो वो अच्छा ही अंकल आंट की पिटाई लगाती है। जेनी कहती है कि मेरे फादर यंग मास्टर है तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे आन कहती है कि तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ तो मत बोलो, इतनी रिच फैमिली की यंग मास्टर तुम्हें अडॉप्ट क्यों ही करेंगे, तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही हो, मैं उन्हें बता दूं। तब यहाँ पे युआन भी आ जाता है और कहते हैं कि मैंने भी किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। अंकल कहते हैं कि यंग मास्टर आप यहाँ पे क्यों आए हैं, और बाय द वे आप आ ही गए हैं तो ये लड़की आपके फादर बोल रही है, दावा कर रही है कि आप उसके फादर हो, आपके साथ धोखा कर रही है। जेनी कहती है कि फादर ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे युआन कहता है कि प्रिंसेस तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यंग मास्टर कहता है कि मेरी प्रिंसेस को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई, इसकी पनिशमेंट आप लोगों को मिलेगी। युआन तो यहाँ पे अंकल आंट की बहुत बुरी तरीके से पिटाई लगाता है और कार से पकड़वा कर इन दोनों को भी जेल भिजवा देता है। बाद में तो यहाँ पर युआन के फादर जेनी को उसकी कंपनी के बारे में बता रहे होते और कहते हैं कि तुमने अपनी मॉम की कंपनी तो पहले ही वापस ले ली है और वो शरारती मेरा बच्चा युआन भी बिल्कुल सुधर चुका है। आपने मुझे जिस कार के लिए पहले सहमति जताई थी वो पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। जेनी कहती है कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये काम मेरे लिए बाएं हाथ का है। यहाँ पे फादर कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम अपनी अडॉप्शन एग्रीमेंट को भी खत्म कर सकती हो। जेनी कहती है ठीक है। बाहर से तो युआन सारी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पे तो युआन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये कैसे अपने सारे एग्रीमेंट खत्म कर सकती है। बाद में तो युआन रोते हुए कहता है कि इस छोटी सी बच्ची ने पहले मेरा यूज किया और मुझे छोड़कर यहाँ से जा रही है, ये तो मुझे बिना गुड बाय किए वहाँ से चली जा रही है, मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही पाला है। और यहाँ पे रो रहा होता है। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है। युआन कहता है कि तुम अभी तक गई नहीं। जेनी कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो। यहाँ पे युआन कहता है कि मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, और ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है कि जैसे कुछ हुआ नहीं है। और वो कहता है कि मेरी आंख में धूल चली गई थी, बस इस वजह से आंसू आ गए होंगे। क्या तुमने अडॉप्शन के एग्रीमेंट पर साइन कर दिया जिससे हमारा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। जेनी कहती है कि आपका मतलब इस एग्रीमेंट से है। यहाँ पे युआन कहता है कि मैं नहीं देखना चाहता इस एग्रीमेंट को, ये निश्चित रूप से अडॉप्शन खत्म करने के कागजात है, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, इस पर साइन करने से अच्छा मैं ऊपर जाना पसंद करूंगा और मैं तुम्हारा लीगल फादर रहा हूँ और मैं हमेशा रहूंगा। जेनी कहती है कि आप खुद तो देख लीजिए एक बार। यहाँ पास तो
वो जैसे ही कागजात को देखता है वो तो शौक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम की कंपनी मेरे नाम पर। यहाँ पे जेनी कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप ये मुझे वापस कर देना। योहान तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम अब मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ और मैं तुम्हारी मॉम की कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से रखूंगा। जेनी कहती कि फादर अगर तुम नाकाम रहना तो मैं तुम्हारी टांगे ही तोड़ दूंगी। यहाँ पे तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे और योहान भी जेनी के साथ बहुत ज्यादा खुश था। इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। बाय द वे गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, उस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलोगे एक अमेजिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।